देख रहा था माननीय डोटासरा जी को और माननीय जूली जी को, उनके चेहरे उतरे हुए और वो चेहरे इसलिए उतरे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था ना 5 साल बनाम 2 साल, और जब बजट पढ़ा जा रहा था तो उन पर सुना नहीं जा रहा। आम जनता से जब बात की, पूरे बजट को जब देखा तो लगा कि ये कुल मिला के एक फैंसी बजट है। पिछली बार भी आपने देखा होगा हरित बजट आया था, हरे कलर की साड़ी में सब कुछ हरा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुराने जो राजा हुआ करते थे वो भेष बदल के जनता के बीच जाया करते थे, आप भी भेष बदल के जनता के बीच में जाए और ओपिनियन लें। आपको पता चल जाएगा कि वाकई इसकी रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे आप कितने लाख बीघा जमीन अलॉट कर चुके हो, आप जनता को बताएं तो सही। मुझे लगता है कि ये जो कैबिनेट की मीटिंग होती है सिर्फ और सिर्फ लैंड अलॉट। एक कीर्तिमान तो किया इन्होंने 2 साल में। राजस्थान के इतिहास में आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा 2 साल में लोन लेने का काम किसी टेन्योर में हुआ है तो वो इसी टेन्योर में हुआ। और मैं तो कल ये देख रहा था कि जोधपुर के भी लोग अभी तक ये कह रहे थे कि जोधपुर में ये पहले बार मिला, ये पहले बार मिला। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जोधपुर से आने वाले सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी क्या जोधपुर में भी कुछ नहीं कर पाए? पूरे राजस्थान में तो झूठी घोषणा। समझ सकता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर लागू करके गरीब उत्थान की बात कही है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, अंत्योदय की बात उन्होंने की, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके हम राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी उस रास्ते पर चलकर गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमें अच्छी शिक्षा मिले, नई शिक्षा नीति के तहत जो प्रावधान किए गए हैं कि जो बच्चे की रुचि है उसी रुचि के अनुसार हम उसको अध्ययन करें। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी स्कूलों में कोर्स चालू करने की बात कही गई है, विद्यालय खोलने की बात कही गई है। और यदि बच्चे पढ़ने जाते हैं, साधन नहीं है, दूर जाते हैं, तो उनके लिए वाउचर देने की बात कही है। हमारी गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो श्रमिक हैं हमारे, उनके कल्याण की बात इस बजट में कही गई है। मैं ये समझ सकता हूँ कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के 2.25 वर्ष के कार्यकाल में इतनी सड़कें बनी हैं कि कांग्रेस तो 5 साल में भी नहीं बना पाई। कल विपक्ष के साथी कोई प्रेस कर रहे थे, मैं देख रहा था माननीय डोटासरा जी को और माननीय जूली जी को, उनके चेहरे उतरे हुए थे। और वो चेहरे इसलिए उतरे हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था ना 5 साल बनाम 2 साल, और जब बजट पढ़ा जा रहा था तो उन पर सुना नहीं जा रहा था। क्यों? कि कांग्रेस 5 साल में अपने किए गए वायदों को पूरा नहीं कर पाई, अपनी घोषणाओं को 40% भी उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी की इस कार्य योजना जो लागू की उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उनकी जो बजट घोषणाएं हैं, जो मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं, उसमें 72% से ज़्यादा तो हम पूरी कर चुके हैं, बाकी पाइपलाइन में है। आज डेयरी के सेक्टर में हम लाभ में आए हैं, हमारी रोडवेज लाभ में आई है, 3 कंपनियों में से 2 कंपनियां बिजली की लाभ में आई है। जो घाटा था उस घाटे को पूरा करके राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि युवा, महिला, किसान, बेरोजगार, हमारा व्यापारी समृद्ध हो। पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावना राजस्थान में है। पधारो हमारे देश का स्लोगन साकार हो रहा है और हम ये समझ सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में डेवलपमेंट करके जो पर्यटक आते हैं उनसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में सर्वाधिक ऐसे डेस्टिनेशन है जहां लोग आते हैं, और उनकी संरक्षा सुरक्षा करना हमारा ध्येय। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय था कि पुलिस का जो ध्येय वाक्य है उसी पे हम चलें, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। और यही कारण है कि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और उनकी कार्ययोजना के तहत हमारी पुलिस ने काम किया और सभी प्रकार के अपराधों में करीब 14% के लगभग कमी आई है। महिला अपराध में कमी आई है, SC ST के अपराधों में कमी आई है, लूट, नगबजनी, चोरी, डकैती, इनमें कमी आई है। संगठित अपराध करने वाले लोग कहीं नजर ही नहीं आते। हमारी पुलिस पूरी तरीके से उनके खिलाफ लगी हुई है। जो भी कोई अपराध छुटमुट करता है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करता है। तो राजस्थान अमन, चैन, शांति से
विकसित राजस्थान का सपना देख करके चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि देश के प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है कि 2047 में विकसित भारत बने, तो हम भी राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाकर उसमें अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़े हैं और हमारा वो सपना साकार। देखिए, कल जो बजट आया है उस बजट से प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें थी। पूरा बजट पढ़ा गया, कुछ चीजें पटल पे भी रखी गई, कई घोषणाएं हुई जो हर बार होती है, अमूमन हर बार होती है, जिनका नाम बदल बदल के किया जाता है। आम जनता से जब बात की, पूरे बजट को जब देखा, तो लगा कि ये कुल मिला के एक फैंसी बजट है। पिछली बार भी आपने देखा होगा, हरित बजट आया था, हरे कलर की साड़ी में सब कुछ हरा हरा करते हुए हरित बजट को पेश किया गया। उस हरित बजट के बाद क्या हुआ? लाखों की संख्या में पेड़ कटे, अरावली का इश्यू आया। इस बार कहा कि साहब हम विकसित भारत होने की और विकसित राजस्थान होने की ओर बढ़ रहे हैं। 2047 में आप देखिएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। आप देखें कि इस बजट में शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, पेयजल को लेके, तमाम इंफ्रा को लेके कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। कहा गया कि युवा जो है वो नौकरी देने वाला बनेगा। अरे साहब, आपके पास इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपके पास मैन पावर कहाँ है? आए दिन आप अगर बाहर जाके देखेंगे तो संविदा कर्मियों से लेके तमाम लोग जो है वो आए दिन धरनों पे बैठते हैं। आज ये स्थितियां बनी हुई है और हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा, पिछले जो 2 बजट आए हैं वो क्या धरातल पे उतर पाए हैं? क्या आम जनता इससे खुश है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुराने जो राजा हुआ करते थे वो भेष बदल के जनता के बीच जाया करते थे, आप भी भेष बदल के जनता के बीच में जाएं और ओपिनियन लें। आपको पता चल जाएगा कि वाकई स्थिति क्या है। आपने रागवा सेहुआ की बात की, आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की। रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे आप कितने लाख बीघा जमीन अलॉट कर चुके हो, आप जनता को बताएं तो सही। मुझे लगता है कि ये जो कैबिनेट की मीटिंग होती है सिर्फ और सिर्फ लैंड अलॉट करने के लिए होती है। और लैंड भी कहां? विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर और वेस्टर्न राजस्थान, बीकानेर के उन तमाम क्षेत्रों में। सब वो लोग कहां जाएंगे? उनका पशुधन कहां जाएगा? आज से आज तक हमेशा काल अकाल के दंश सह रहे वो लोग आज बेघर होने पे मजबूर हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। उस बॉर्डर को मजबूत करने की चर्चा चल रही थी, आज वो बॉर्डर जो है वो कमजोर हो रहा है। जिस गाय के नाम पे आप लोग आए हैं वो आज गाय मर रही है, पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना होगा। रागवा सेहुआ में जो लाखों बीघा जमीन की जो बात हुई है, आज के समय में रागवा सेहुआ, रामगढ़, सोडान, खडाड़, ये पूरा क्षेत्र जो है ये कहीं ना कहीं पलायन होने पे मजबूर हो रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ओरण के तमाम जो भी प्रेमी है, जो पर्यावरण प्रेमी है, आज जैसलमेर से रवाना होकर बालेसर तक पहुंचे हैं। उनकी बात सुनने के लिए अभी तक कोई प्रदेश की सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं गया है। और आज हम लोग भी उस मूवमेंट में शामिल होंगे, क्योंकि साहब ये क्षेत्र रहेगा तो ये राजनीति रहेगी, ये क्षेत्र रहेगा, ये लोग रहेंगे तो हम लोग रहेंगे, इनकी बदौलत हम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े विषय है, प्रदेश की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। क्विज कंपटीशन हो रहा है कि किसी को अपने लिए कुछ इसमें मिल जाए बजट के अंदर। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि बहुत हल्ला किया इन्होंने जब से लोकसभा का बजट आया, लोकसभा में बिल आया कि नरेगा का नाम बदल दिया हमने। किसी ने कहा वीबी राम जी हो गया, किसी ने कहा वीबी जी राम जी हो गया। जब आप लोगों ने किसी से नाम पूछे पूरे, तो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन का नाम नहीं बता पाए लोग बाग। और जब कल बजट में इसके लिए पैसा देखा तो पैसा नजर नहीं आया बजट के अंदर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, केंद्र सरकार कह रही है 40% सरकार को देना पड़ेगा, और जब कल बजट यहां प्रस्तुत किया गया तो उस 40% का कोई जिक्र नहीं है बजट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेगा को सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के खत्म कर देना चाहती है। लेकिन हम कांग्रेस के सारे नेता इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि नरेगा को कभी खत्म नहीं होने देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें बजट का भी प्रावधान करें। लेकिन इनकी मंशा, बजट के अंदर इनकी मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। दूसरी बात कर रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा करा लो,
और 2 साल 5 साल की बात भी कर रहे हैं। और जब कल बजट देख रहे हैं तो एक कीर्तिमान तो स्पष्ट रूप में नजर आया, एक कीर्तिमान तो किया इन्होंने 2 साल में। राजस्थान के इतिहास में आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा 2 साल में लोन लेने का काम किसी टेन्योर में हुआ है तो वो इसी टेन्योर में हुआ है। और सबसे ज्यादा लोन पूरे इन 2 सालों में किसी भी टेन्योर में इतना ज्यादा लोन नहीं लिया गया। 2 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है। मेरा एक सवाल था जून के अंदर, आप ताज्जुब करोगे, जून 25 में सवाल के जवाब में ये आता है कि राजस्थान सरकार कह रही है 1,50,000 1,49,000 समथिंग करोड़ रुपए, करीब 1,50,000 करोड़ रुपए का लोन हमने ले रखा है। तो जून 25 की स्थिति है, ये बजट देंगे और इस बजट के अंदर जब आप लोन लोगे तो इसकी गिनती कहां तक पहुंचेगी। हमने जो 2 साल में 5 साल में जो हमने लोन लिए वो कीर्तिमान ये 2 साल में ही पूरा कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बजट आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि लोन का पिटारा आम आदमी कर्ज में डूब गया। और इससे भी बड़ी बात क्या, पेंशनधारी तो बढ़ ही रहे हैं। आपने पेंशन का घोषणा नहीं करी कि पेंशन वालों के लिए क्या करोगे। हम कानून लेके आए थे, हम कानून लेके आए थे कि पेंशनधारियों को जो ओल्ड एज को पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें ऑटोमेटिक 10% की वृद्धि होगी हर साल। वो वृद्धि भी रोकी जा रही है, उसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। और 8.25 करोड़ के लगभग की आबादी हो गई राजस्थान की। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूं, अगर ये गिनवाएंगे तो पता लगेगा, काउंटिंग कराएंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार भी हो गए हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का बजट बिना किसी विजन के, बिना किसी आदमी की, समाज के किसी तबके को फायदा देने वाला और हर आदमी को तंग करने वाला बजट हो गया। आदमी घुट रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है और कहीं कोई राहत की जगह नहीं नजर आ रही है। न राहत मिली और न कोई इनकम का कॉलम उसमें नजर आया, न कोई रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल नजर आया। $350 बिलियन की बात कर रहे थे जब पिछला बजट दिया था। $350 बिलियन फर्स्ट बजट जब इन्होंने दिया सरकार बनने के बाद में, तो $350 बिलियन का क्या हुआ ये बताऊं मैं आपको कि उस वक्त डॉलर 80 रुपए का था, आज डॉलर 92 रुपए का हो गया। मतलब 12 रुपए तो डॉलर ग्रोथ कर गई। ये $350 बिलियन इकोनॉमी अचीव नहीं कर पाए, लेकिन इकोनॉमी जरूर आगे चलेगी। अब 4.3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। अरे कभी तुम कहते हो हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं, कभी तुम अंग्रेजों की कहावतें लिखते हो उसके अंदर, और कभी तुम हिंदी की बात करते हो और फिर $350 बिलियन की बात करते हो। जैसे आपने, मेरा दावा है जब ये लोग आ जाएं, बीजेपी के नेता भी आएंगे यहाँ पर, आप पूछ लेना कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं या 1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। किताबों में लिख रहे हैं कि 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लेके आएंगे 2047 में। तुम 2 साल में कुछ नहीं कर सके तो तुम 2047 की बात कहां करते हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि बजट आम आदमी की आकांक्षाओं पे फेल है, आम आदमी की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है। बीजेपी बजट देने में, अपना विजन देने में विफल रही है। बहुत सख्त जरूरत है उनको, इस बात की सख्त जरूरत है कि वो, वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि मेंटल, आजकल जिस तरह का माहौल है एजुकेशन में, बिजनेस हाउसेज में, कॉरपोरेट हाउसेज में, तो ऐसे कोर्सेज की जरूरत है जो आदमी को बैलेंस भी रखे और उसको उस स्ट्रेस में काम करने की शक्ति दे। और इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ घोषणा है। पिछला बजट किया था जब इन्होंने क्या कहा कि हम ग्रीन बजट लेके आए हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। अरे 2 साल हो गए, कहां है ग्रीन कॉरिडोर? कोई ग्रीन पत्तियां दिख रही है क्या कहीं पे? बल्कि अरावली को गिरवी रखने को तैयार थे ये। और दूसरी बात, सरकार पे तो मेंटल स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। कल डिवीजन हो गया हाउस के अंदर, आधे आदमी फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच रहे हैं, आधे आदमी सीएम के पास पहुंच रहे हैं। अरे बधाई फाइनेंस मिनिस्टर को दो, सीएम को दो, लेकिन बजट में कुछ नहीं है। और पहले बजट के अंदर घोषणा करी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि विद्याधर नगर की जनता ने चुना है, मैं मेट्रो लेके जाऊंगी। तो हमने सोचा पता नहीं है तो 1 साल में रिकॉर्ड कायम करेगी। 2 साल हो गए और मेट्रो का मैं नहीं लिखा गया विद्याधर नगर के अंदर। तो मैं कहता हूं कि सिर्फ घोषणाएं करने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। सरकार का तीसरा बजट पेश हुआ। इस तीसरे बजट से राजस्थान की जनता को बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज पूरे राजस्थान के लोग
हताश और निराश हैं। ये बजट पूरी तरीके से सारहीन और धारहीन रहा। सदन में जिस तरह का माहौल था वो निराशा का माहौल था और विपक्ष से ज्यादा पक्ष के लोग निराश थे। वो पार्टी लाइन की वजह से अपनी बात नहीं कह पा रहे, लेकिन वो लोग निराश हम लोगों को बिल्कुल नजर आ रहे थे। और जब बजट पेश हो गया उसके बाद में भी हाउस में डिवीजन स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। भाजपा में अंदरूनी जो कलह है वो कलह खुलकर के सामने आई। राजस्थान का हर वर्ग हताश है, निराश है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की ये सरकार कर्ज लेकर के घी पीने का काम कर रही है। 7,22,000 करोड़ का कर्जा लेकर के और करीब 72,000 करोड़ का राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। उसके बाद में इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं। जो योजनाओं को क्रियान्वित करने का जो मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए था, निगरानी करने की जो एजेंसियां होनी चाहिए थी, उनको सतर्क करने का काम ये सरकार नहीं कर रही। और इसमें दूसरा ये जो मेरा मुख्य आरोप है वो ये कि इसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके क्षेत्रों को चुन चुन करके और विकास से वंचित करने का काम इस सरकार ने किया है। एक एक विधानसभा क्षेत्र को जब हमने बजट को देखा, कांग्रेस के जो विधायक है उनके यहाँ जो पक्षपात है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और राजस्थान को पीछे ले जाने का काम कर रही है, न कि आगे बढ़ाने का काम। मैं राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को और वित्त मंत्री आदरणीय बहन दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। संपूर्ण राजस्थान की देवतुल्य जनता की ओर से और विशेषकर विधानसभा हवा महल की ओर से। विधानसभा हवा महल में पिछले बजट में भी हमें ऐतिहासिक काम करने का अवसर मिला। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद आज तक कई जगह सड़क नहीं थी, नालियाँ नहीं थी और सीवरेज की बड़ी समस्या थी और हर घर में पानी पहुँचाने का जो संकल्प केंद्र सरकार का है वो तक नहीं पहुँचा पाए थे। पिछली कांग्रेस काल में हमारे क्षेत्र को बहुत अभाव रहा और मैं तो कल ये देख रहा था कि जोधपुर के भी लोग अभी तक ये कह रहे थे कि जोधपुर में ये पहले बार मिला, ये पहले बार मिला। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जोधपुर से आने वाले सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी क्या जोधपुर में भी कुछ नहीं कर पाए? पूरे राजस्थान में तो झूठी घोषणा की क्या जोधपुर के लिए भी सिर्फ दिखावा और छलावा किया? जोधपुर की जनता को भी इस बात का कहीं ना कहीं मलाल और दुख है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने संपूर्ण राजस्थान को विकसित राजस्थान 2047 का आधारशिला देखते हुए और ये बजट सिर्फ 2-5 साल का नहीं, ये बजट आने वाले 50-100 साल की नींव का पत्थर रखने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से अनगिनत फैसले लिए जा रहे हैं, एग्जाम में पारदर्शिता के लिए काम किया जा रहा है और उसी प्रकार से युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए देशी विदेशी कंपनियों को और साथ में सरकारी योजनाओं के द्वारा उनको लाभ देने का, इंडस्ट्री लगाने का काम किया जा रहा है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए आरसीपी के माध्यम से खेत लहराएं, इसके लिए काम किया जा रहा है और किसानों को अनगिनत योजनाओं के द्वारा और उन्नत और विकसित करने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए अन्नदाताओं के हित की बात पहले रखी जा रही है। इसी क्रम में माताओं के सम्मान के लिए विशेष काम किए जाएंगे। अनगिनत कार्य इस बजट के माध्यम से आने वाले 50-100 साल को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने रखा है। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भी शहर को नगर निगम की ओर से, जेडीए की ओर से बजट में बहुत विशेष प्रावधान दिया रखा है, जिसमें सड़कें और अच्छी होगी, फ्लाईओवर होंगे, मेट्रो इत्यादि स्टेशन की व्यवस्था, टूरिस्टों के लिए विशेष व्यवस्था होगी और गोविंद देव जी के मंदिर से लेकर अनगिनत हमारे प्राचीन स्थान हैं जिनके आसपास में पार्किंग से लेके आने वाले जाने वालों की सुविधाओं से लेकर और जलमहल है, नारगढ़ है, जयगढ़ है, आमेर है और नगर निगम को विशेष पैकेज जिससे नई और सीवरेज लाइनें
सड़कों का निर्माण और जो भी हमारी शहर की मूलभूत सुविधाएं आवश्यकताएं हैं इस राजधानी की, उन बातों को ध्यान रखते हुए विशेष बजट में प्रावधान रखा आपने। मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इस बार इतिहास रचा जा रहा है राजस्थान के इस भाजपा सुशासन में, और डबल इंजन की सरकार जिसे हम कहते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और राजस्थान विकसित 2047 का जो मैप बनाया है, मैं मानता हूं गुजरात मॉडल की जिस प्रकार से बात की जाती थी, अब राजस्थान मॉडल की भी चर्चा देश और दुनिया में होगी कि हमारे छोटे छोटे गांव ढाणी में पर्यटन उनको डेवलप किया जाएगा, तहसीलों में विस्तार किया जाएगा कि लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर और सिर्फ शहर की ओर ना आवे, छोटे छोटे तहसील स्तर पे भी इंडस्ट्रियां डेवलप की जाएगी, सड़कों का और मजबूती के साथ सड़कों गांव ढाणी शहर तहसील से जोड़ा जाएगा, और जितने भी हमारे छोटे बड़े गांव ढाणी शहर हैं उन सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट की योजनाएं, इंडस्ट्री की योजनाएं, रोजगार की योजनाएं जो हमारी सरकार ने मैप बनाया है, ये मानो कि सबको सिर्फ खाली महानगरों की ओर कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब अपने गांव ढाणी के नजदीक छोटी तहसील में भी उसको कार्य की उपलब्धता होगी। उसके लिए बहुत अच्छा एक शुरुआत की गई है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और संपूर्ण हमारे इस बजट में जिस प्रकार का कार्य पूरे राजस्थान को उन्नत करने के लिए रखा गया है, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेंटल आप उस तरीके से देखें कि मेंटल अस्पताल का मतलब आप ये नहीं माने कि खाली वहां दवाइयों के द्वारा उपचार होगा। मानसिक विकृति कई प्रकार की होती है और मानसिक तनाव और मानसिक अपवाद हो जाते हैं, जिससे कई बार व्यक्ति गलत कदम भी उठा जाता है और उसमें आने के बाद में कई बार सुसाइड की स्थितियां भी बन जाती है, जिसे आजकल की भाषा में एक डिप्रेशन भी कहते हैं। कि ये समस्या आज की समस्या हो गई है, इसको मानना चाहिए। तो उस समस्या के निदान के लिए सभी छोटे बड़े शहरों में जहां आवश्यकता होगी, कहीं मेडिटेशन सेंटर खोलने, कहीं योग के माध्यम से, कहीं आयुर्वेद के माध्यम से, कहीं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, और कहीं कोई अगर औषधीय चिकित्सा करनी है, कोई इलाज इत्यादि करना है, उसके लिए बड़े अस्पताल भी खोले जाएंगे। उद्देश्य एक ही है कि मानसिक विकृति किसी भी प्रकार की हो उसका इलाज हो पाए, और उस इलाज के माध्यम से बस स्वस्थ होकर और अपने जीवन में जो उसके लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए आगे बढ़े। अब देखिए, विपक्ष की अगर कोई मानसिक विकृति है तो इसका इलाज मैं मानता हूं कि वहां मेंटल अस्पताल में भी नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि जिसके जहन में, जिसके बुद्धि में, जिसके विवेक में इस मां भारती को गाली देना लिखा है। अभी 2-5 दिन पहले कांग्रेसी नेता ने मुझे अपशब्द कहे, गालियां दी, और साथ में मोदी जी को दे रहा है, अमित शाह जी को दे रहा है। मैंने कहा भैया विवाद तेरा मेरे से है, तकलीफ मुझसे है, उनको क्यों दे रहा है? बोले नहीं दूंगा। अब ये मानसिक विकृति है, इसका इलाज तो कहाँ होगा साहब? इसका इलाज तो खुद को ही सोचने समझने से होगा। कि एक बात बताओ, भारत की जनता तीसरी बार मोदी जी को चुन रही है, पूरे बहुमत के साथ में राजस्थान में उपचुनाव में हमारे कैंडिडेटों को जिताया है। जब जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता हमारे कामों को एक्सेप्ट कर रही है, हम जो काम कर रहे हैं जनता का उसमें पूर्णतः सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद है, और जनता के बीच जाकर जनता की क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, उसको लाकर हम लोग उसको बजट के उसमें रखते हैं। फिर भी आप हल्ला हल्ला करते हो। अरे क्षेत्र की कोई काम रह गया हो, क्षेत्र की कोई बात रह गई हो, कोई समस्या है तो वो रखो ना सदन में। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग या व्यापारी वर्ग या किसान, गांव ढाणी में रहने वाला व्यक्ति भी इस बजट की तारीफ कर रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम इस राजस्थान के लिए किया है उसका धन्यवाद दे रहा है। तो आप 100 बातों में से 2 बात भी गलत नहीं निकाल पा रहे हो, खाली कह रहे हो हमें समझ नहीं आया। तुम्हें समझ आएगा कैसे? तुमने कभी राजस्थान की जनता के लिए, देवतुल्य जनता के लिए कभी कोई राजस्थान में क्या आवश्यकता है ये विचार ही नहीं किया, तो समझ में कैसे आएगा? समझ में आएगा जो जनता के बीच रहेगा, जनता के मुद्दे, जनता की समस्या समझकर और सदन में रखेगा और उसको निवारण के लिए प्रयास करेगा। वो आप लोगों ने कभी किया नहीं, इसलिए आपके पास में कहने को कुछ है नहीं।